नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार क्या है, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है ना, जिसका मास m है और रेडियस r। इसमें एक आदमी है, कैपिटल M मास का, ठीक है, वो घूमे जा रहा है, ऐसे वो घूमे जा रहा है, साथ में है, बिल्कुल ऐसे साथ में घूम रहा है ऐसे प्लेटफॉर्म। अब क्या करता है, ये जो आदमी है ये u वेलोसिटी से जंप कर जाता है, u से, ठीक है, u वेग से वो जंप करता है इस डिस्क से। तो u विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क ये जंप कर जाता है, ये डिस्क के सापेक्ष u वेग से जंप करता है, ठीक है। तब आपको ज्ञात क्या करना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी डिस्क की जब ये जमीन पे गिर जाएगा, कूदेगा तो, ठीक है, तो ये बताना है। तो समझ में आया क्वेश्चन। पहले वो ओमेगा नॉट वेलोसिटी से साथ साथ घूम रहे थे, अब वो ऐसे चलते चलते वो जंप कर जाता है, तो u वेग से जंप करता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो बताना है बाद में इसकी वेग क्या होगी, कोणीय वेग क्या होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर वेग की बात हो रही है तो क्यों ना मैं रेखीय संवेग का संरक्षण कर दूं, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कर दूं, तो ये नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिक्स किया गया है, वो यहाँ पर हिंज है। तो अगर ये यहाँ पर हिंज है, फिक्स किया गया है, तो वहाँ पर एक हिंज फोर्स डेवलप हो जाएगा, है ना। हिंज फोर्स, जहाँ पर भी आप कील लगाते हैं वहाँ का एक बल तैयार हो जाता है। इसीलिए आप P कंजर्व नहीं कर सकते। P सिस्टम इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है, इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखिए, लेकिन क्यों? ड्यू टू हिंज फोर्स, हिंज फोर्स, यहाँ पे कील के कारण जो बल आ रहा है, टिल्किन बल, वो बल इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं कर रहा है, जिसके कारण आप मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व नहीं कर सकते। लेकिन टॉर्क अबाउट हिंज जीरो हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क अबाउट हिंज, इसी के अबाउट अगर टॉर्क लोगे तो उसी का बल उसी के अबाउट लेते हैं तो बल आगुण जीरो हो जाता है। तो नेट टॉर्क अबाउट हिंज इज जीरो, सो L इज कांस्टेंट अबाउट हिंज, ठीक है, इज कांस्टेंट। तो सुनिए, L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल, ठीक है। किसके अबाउट? अबाउट हिंज, हिंज जहां पे हिंज किया गया है, कील लगा हुआ है, जहां कील लगा हुआ है, इसको मैं कह रहा हूं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? देखो, आप इसको आप एक सिस्टम बना सकते हो, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? एक तो हो गई mr²/2, एक हो गई mr², इसका मैंने क्या ले लिया? mr², ठीक है। तो mr²/2 इंटू mr², इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ओमेगा नॉट से। तो ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? देखो, जब ये जंप कर रहा है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्क कर रहा है, बट आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क, यही होगा। तो बाद में आपको क्या दिख रहा है? बाद में ये ओमेगा से चलना शुरू कर दिया, और ये क्योंकि जंप कर रहा है ऐसे, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क u से वो जंप कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा? u। वेलोसिटी ऑफ डिस्क क्या होगा? ओमेगा r, है ना, माइनस, नहीं यही तो आपको निकालना है, ये u है, मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क इज u, और ये आपको निकालना है माइनस ओमेगा r। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी ओमेगा r,
ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, तो u प्लस ओमेगा आर हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, ऐसे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे m आर स्क्वायर बाई 2, ये कितने से जा रहा है, ओमेगा से जा रहा है, प्लस अब ये जो आदमी है उसका आप एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, m v r, ये लिखोगे। कैसे, देखो यहां से ये इसका लंबवत दूरी रहेगा और ये इसकी वेग रहेगी, है ना, ऐसे। तो क्या लगेगा, m v क्या लिखोगे, u प्लस ओमेगा r इंटू r। ठीक है, तो यहां से आपको क्या क्या पता है, सारी चीजें पता है, ओमेगा बस निकालना है। समझ आया आपको कैसे करना होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे वो प्लैंक में वाला था ना, एक बोट वाला था कि वो वेलोसिटी से कूद रहा है, ट्रॉली प्रॉब्लम। तो ट्रॉली वाला ही मैं यहाँ पे एंगुलर तरीके से सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ट्रॉली जैसा ही ये यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक डिस्क है, फिर से बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, उसमें ओमेगा नॉट से ये घूम रहा है, एक आदमी इसके ऊपर बैठा हुआ है या खड़ा है। अब इसके पास एक गेंद है जो फेंकी जाती है, और ये जो गेंद है इसका द्रव्यमान मैं ले लेता हूँ m2, ठीक, और इसको मैंने फेंक रखा है u वेग से, ठीक, और ये u से ही नियत वेग से जाता है और इसके हाथ में जाकर ये कैच कर लेता है, ये पकड़ लेता है। तो पकड़ने के बाद बताना है इसकी कोणीय वेग क्या होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये प्रारंभिक है, इनिशियल, और अंतिम जो है वो इस तरह से मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ऊपर से दिखा देता हूँ, ऊपर से टॉप व्यू। ठीक, तो यहाँ पर एक कैपिटल M है, ओके, और यहाँ पर एक m2 भी आ गया है, इसके पास गेंद भी आ गई है m2, और ये इस प्रकार घूम रहा था, तो अभी भी इसी प्रकार घूमेगा। इसको ओमेगा 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये m1 है, ये m1 है, ऐसे। तो देखो क्या यहाँ पर आप फिर से कोणीय संवेग का संरक्षण कर सकते हैं, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और कहाँ करना चाहिए आपको, इसके अबाउट करना चाहिए। देखिए आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जब ये गेंद पकड़ रहा है तो फिर वो भी फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सही बात है, लगाएगा। तो इस गेंद पर फोर्स जो बल है और जो इस पर भी बल है वो दोनों विपरीत दिशा में होगी, एक्शन रिएक्शन। तो इस गेंद के में जो फोर्स लग रहा है उसका एंगुलर मोमेंट, उसका टॉर्क इसके अबाउट और इसका टॉर्क उसके अबाउट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो फोर्स का टॉर्क इसके अबाउट 0 है, क्योंकि आप सिस्टम ले रहे हो, पूरे को ले रहे हो। तो ये m पे जो टॉर्क लगेगा और ये जो स्मॉल m पे लगेगा टॉर्क, ये m2 वाले पे वो इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी भी नेट टॉर्क इसके अबाउट 0 है। इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, अब इनिशियल क्या होगा, दोनों एक साथ ही चले जा रहे थे, तो आप लिखोगे m1 r स्क्वायर बाई 2 प्लस m r स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का। कितने से घूम रहा है वो, ओमेगा नॉट से। ठीक, और अच्छा, एक और बात, ये भी घूम रहा है लेकिन ये भी चल रहा है, तो इसके कारण एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसी है, पर इसकी एंगुलर मोमेंटम अगर इसके अबाउट निकालोगे, क्योंकि सिस्टम ले रहे हो तो इसको भी ले रहे हो, तो इसको ले रहे हो तो इसकी भी एंगुलर मोमेंटम आएगी, तो इसके कारण एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऑपोजिट है, विपरीत दिशा में है। तो ये इस दिशा में, ये इस दिशा में। तो क्योंकि ये एक सदिश राशि है, इसीलिए आपको एक को अगर आपने धनात्मक लिया है तो दूसरा ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। और इसके एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, mvr। क्यों, r हमेशा परपेंडिकुलर रह रहा है, ये वाले r रेडियस u से जा रहा है ना। तो m2 u r, ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक, फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा,
फाइनली ये वाली सिचुएशन है, तो एक सिस्टम बन चुका है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो अगर वो उसको कैच करता है, कैच, तो कैच करने के बाद क्या हो रहा है देखो सिस्टम में, m1 r²/2, m1 r²/2, ठीक है। दूसरा देखो प्लस m प्लस m, ये एक सिस्टम बन चुके हैं, तो इसको लिखोगे m प्लस m2, ये एक सिस्टम बन चुका है r², ये पूरे का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा फाइनल, ठीक है, ऐसे लिख लो। समझ में आया? तो ऐसे करना है। तो पूरे सिस्टम का आपने एंगुलर मोमेंटम इस तरह से लिया, उसके बाद में इस तरह से लिया। बस इसमें नया चीज मैंने क्या सिखाया आपको, ये सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम में, ये बॉल का एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन इसका था, इसलिए एक को प्लस लिया दूसरे को माइनस लिया। लेकिन बाद में ये जब सिस्टम हो गया, एक ही सिस्टम बन चुका है, तो उसकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये ऐसे है। तो इसकी वैल्यूज मिलेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे तो ओमेगा फाइनल निकल आएगा। मैं वैल्यू नहीं डाल रहा इस पर, कंसेप्ट बना रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देने वाला हूं, अब ये सिस्टम पहले से है, ये वाला सिस्टम पहले से है, मतलब एक आदमी है, आदमी के हाथ में गेंद है, वो घूमे जा रहा है, अब वो गेंद को फेंकता है, ठीक है, u वेग से इस घूमते हुए डिस्क के सापेक्ष। तब बताना है कि डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी फेंकने के बाद, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो आइए वापस गेंद को फेंकवाते हैं बाहर, ठीक है। तो सवाल क्या दिया है, इस बार मैंने टॉप व्यू बनाया, ऊपर से दिखाया इस चीज को, ठीक है। तो ये m मास का आदमी है, m1 मास की ये डिस्क है, ओमेगा नॉट से घूम रही है, और यहाँ पे गेंद इसके हाथ में है m2 मास का, ठीक है। अब ये इसी डायरेक्शन में फेंकता है, इसी डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंकता है, तो बताना है कि अब इसकी फाइनल ओमेगा क्या होगी, ठीक है, ये बताना है आपको। तो फिर से अब मैं डायरेक्ट कर दूं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, हिंज के अबाउट इसका सेम रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, m1 r²/2 इंटू ओमेगा नॉट, इनिशियल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सब साथ में ही है, तो साथ वाला ही सिस्टम बना देते हैं, m2 r² प्लस m r², ये पूरा एक सिस्टम बन गया। कितने से घूम रहा है ये, ओमेगा नॉट से घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, फाइनली क्या होगा, फाइनली जब ये फेंक देता है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई, m1 r²/2 इंटू ओमेगा फाइनल, ठीक है, प्लस अब इसकी वैल्यू देखो ध्यान से, m इसके साथ घूम रहा है, तो m r² इंटू ओमेगा फाइनल, ठीक है, इसके साथ ही घूम रहा है। लेकिन ये जो गेंद है ये इससे निकल गई है, u किसके वेलोसिटी से, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क दिया हुआ है सवाल, इसके सापेक्ष या अपने हाथ के सापेक्ष उसने फेंका था। तो आप जब उसको इसकी लिखोगे वेलोसिटी, तो आपको पता ही है क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है u प्लस ओमेगा r, पीछे जो किया था वही होगा, है ना, ओमेगा फाइनल वाला, ओमेगा फाइनल, ठीक है। तो m/v/r ये बन गया, और इसकी भी डायरेक्शन वही है, वही डायरेक्शन में है। अगर वो ऑपोजिट फेंकता तो फिर ये माइनस हो जाता, पीछे फेंकता तो माइनस हो जाता, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ आपको डायरेक्शन देखना है और देखना है कि किसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे ले लेते हैं, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए ये एक डिस्क है, फिर से वही डिस्क ले रहा हूँ, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये इनिशियली रेस्ट पे था, है ना, यहाँ हिंज किया गया, m1 मास का है, r रेडियस का। अच्छा, जब ये यहां से चलना शुरू करता है, m2 मास का, है ना, पहले रेस्ट पे था, अब ये जब इधर चलता है ऐसे, तो ये जो डिस्क है, ये डिस्क उल्टा घूमने लगता है, ये इधर जाएगा
तो डिस्क इधर घूमने लगेगा, है ना, इधर घूमने लगेगा ऐसे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो अगर एक चक्कर लगा के ये पहुंचता है, एक चक्कर लगा लिया इसने, तो क्या ये यहीं पहुंचेगा जहां से वो चलना शुरू किया था? आंसर इज नो। ये जब ये चलना शुरू करेगा ना तो ये भी इधर आना शुरू करेगा। तो देखो ये पीछे से चलना शुरू करेगा, ये वाले मार्किंग जो है पीछे चलना शुरू करेगा, तो हो सकता है वो यहाँ पे पहुंचे, इस जगह पे, है ना, हो सकता है वो यहाँ पहुंच गया। तो आपको बताना है कितना एंगल वो घूमेगा जब वो वापस वहीं पहुंच जाएगा, तो कितना कोण घूमेगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। मान लीजिए इसने कितना एंगल, कितना कोण इसने घूमा, कितना कोण घूमा, थीटा कोण घूमा। ठीक, तो आप कैसे इसको हल करेंगे? इसको हल वही काम से करेंगे, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब I1 किसके लिए लिखोगे? तो देखो इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो, ठीक है ना। ये 1 हो गया, वो 2 हो गया, तो 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 1 का तो 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 r स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 हो गया, इनटू एंगुलर वेलोसिटी। कितना एंगल इसने घूमा, इसने कितना कोण, 2 पाई माइनस थीटा घूमा, तो इसको क्या लिखोगे? 2 पाई माइनस थीटा बाई टी टाइम लगा, मान लीजिए टी समय लगा, तो थीटा बाई टी हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू दूसरा कितना है, m2 r स्क्वायर, m2 r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट मास है, ऐसे घूम रहा है, कितना एंगल वो घूम रहा है, थीटा बाई टी। तो यहाँ से टी और टी कैंसिल हो गए, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा कितना थीटा वो घूमेगा जब वो पहुंचेगा। इस चीज़ को करने का आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है एक तरह का एंगल दिख रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, I1 थीटा 1 बराबर I2 थीटा 2। ठीक उसी तरह से जैसे m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2 होता था, जैसा वहाँ होता था लीनियर में, वैसा एंगुलर में आप लगा सकते हो। ठीक है, कब? अगर सेंटर मास घूमता नहीं है। तो ये देखो इसका भी जो हिंज है वो कहीं जा नहीं रहा बाहर, अगर बाहर से नेट फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, अगर ऐसा हो तब आप लगा सकते हैं, है ना, I1 थीटा 1 इक्वल्स टू I2 थीटा 2, ऐसे आप लगा सकते हैं। तो नेट फोर्स अगर 0 था तो हम कैसे लिख सकते हैं, m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। उसी तरह से नेट टॉर्क अगर 0 होगा, नेट टॉर्क अगर 0 होगा तो आप I1 थीटा 1 इक्वल्स टू I2 थीटा 2 लगा सकते हो। आया समझ में? तो मैं एक्चुअली में ये कर रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व कर रहा हूँ, पर आप थीटा के टर्म्स में भी काम कर सकते हैं। तो ये सवाल में क्या था कि अगर ये इधर चलेगा और वापस अपनी जगह पहुँचेगा तो उसको पूरा 2 पाई घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी उल्टा इसे घूमने लगेगा तो पहले पहुँच जाएगा वो। तो यही सवाल था, बताओ कितना कोण घूमेगा कि वो वापस आ जाए। ठीक है, तो समझ आया? तो ये था एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोणीय संवेग और कोणीय संवेग का संरक्षण। ठीक, अब इसका पूरे आगे वाले पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है, मैंने आपको ब्रीफ यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन दिया है ना। ठीक है, अब इसका देखते हैं यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। तो देखो सभी थ्योरी हमने डेवलप कर लिया है ना, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क वगैरह सब कुछ। तो अभी तक जो मैंने टॉर्क का मेथड से सिखाया वो फोर्स वाला मेथड था, वेक्टर तरीके से वो चीज़ सीख रहे थे। अब वही सारे काम आप एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं।
तो एक बार एनर्जी या ऊर्जा का जो मेथड है उसको जरा सा फोकस कर लेते हैं ताकि सारे थ्योरी हमारे पास पहुंच जाए, फिर आगे हर जगह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में जरा एक बार याद दिला देता हूँ मैं फिर से। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने क्या सीख रखा है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो ये चीज़ आपको पता है कि कोई भी अगर एक एक्सटेंडेड बॉडी ऐसे m मास का कोई भी v वेलोसिटी से जाए तो इसकी हर कण जो है वो v वेग से जाती है, ऐसे v से ऐसे जा रही होती है। ठीक, तो आप क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल, ये ट्रांसलेशन कहलाएगा, वो क्या होगा, हाफ mv², क्योंकि सारे के सारे v में है और छोटा छोटा मास अगर लोगे उसको जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होता है। और अगर एक कोई भी ऐसे वस्तु है और ये फिक्स एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूमता है, ठीक है, तो यहाँ से r दूरी पर एक अगर dm मास लेते हो तो dm हाफ dm इंटू v², ये करोगे। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी बोलो, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा r, है ना, तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू dm इंटू ओमेगा r का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो टोटल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन आ जाएगा, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, और इसमें कैपिटल R नहीं स्मॉल r होगा, या स्मॉल r लिया मैंने, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm r²। तो ये चीज़ क्या होता था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, सिग्मा dm r² को तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, अगर फिक्स एक्सिस के बारे में बोला जाए तो, अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है ना, तो ये रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे। ठीक है, अब आगे की जो चर्चा है, एक और ऊर्जा की बात होगी, वो है कार्य, है ना, वर्क, कार्य। तो इसके बारे में हमने क्या सीखा है कि वर्क होता है इंटीग्रेशन F.ds, ये होता है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि कार्य जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज वर्क डन ट्रांसलेशनल फोर्स के कारण होगा, मतलब F.dx ऐसे करोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल लिखोगे। ठीक है, उसी तरह से आप यहां कर सकते हो कि रोटेशनल वर्क डन क्या होगा, तो उसको लिख सकते हो टाउ डॉट डी थीटा, ये होगा, मतलब टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसको इंटीग्रेट करने से वर्क डन रोटेशनल आता है। ठीक है, रोटेशनल आता है। अब सुनो, अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन डी थीटा क्या हो गया, थीटा। इसका मतलब टाउ डॉट थीटा होता है रोटेशनल वर्क, कब, जब थीटा कांस्टेंट होता है, सॉरी व्हेन टॉर्क कांस्टेंट होता है। टॉर्क जैसे वहां पे फोर्स कांस्टेंट होता था तो क्या लिखते थे, सीधा F.s लिखते थे, उसी तरह से टॉर्क कांस्टेंट होगा तो टाउ डॉट थीटा लिख सकते हो। तो ये किसके इक्वल आप लिख सकते हैं, वर्क डन रोटेशन इज चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो रोटेशनल का वर्क डन हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशन का वर्क डन हाफ mv², ये होता है। ठीक है, हाफ mv²,
मतलब जो चेंज आएगा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर अगर होगा तो वो भी आप लिख सकते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर। उस तरह से यहाँ भी डेल्टा चेंज होगा, है ना। तो मान लीजिए ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो ये थ्योरी है, इसको आप डेवलप करके रख लीजिए। एक दो क्वेश्चन में ले लेता हूँ जिसमें मैं एग्जाम्पल प्रूव करके दिखा दूंगा आपको, ये एग्जाम्पल लगा के दिखा दूंगा। तो मैं वो भी क्वेश्चन लूंगा जो हमने अभी तक टॉर्क के मेथड से किया था, ठीक है। तो कभी भी आपसे वेलोसिटी पूछा जाए या स्पीड पूछा जाए तो आप हमेशा एनर्जी मेथड लगाना, टॉर्क मेथड मत लगाना। अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए एक छड़ी है, ऐसे रॉड है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है। अब इसमें एक फोर्स लगता है, एक बल लग रहा है, मान लीजिए 6 mg का बल है, इसका मास m है। सवाल में ये दिया है कि हमेशा ये जो बल है ना, ये इसके लंबवत रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो आपको बताना है जब इसको खींचकर मैं इधर ले जाता हूँ ऊपर तक, तो जब ये इस प्रकार क्षैतिज स्थिति में होगी, हॉरिजॉन्टल होगा, उस समय भी फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तब बताना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना, ठीक है। ये है सवाल। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, इसको करने का हमारे पास एक मेथड तो फोर्स वाला मेथड था, जिसमें टॉर्क मेथड से इसको कर सकते थे, क्योंकि ये पूरे टाइम परपेंडिकुलर है तो इसका टॉर्क आप निकाल सकते हो। फिर ये जो टॉर्क है वो किसी थीटा पे निकालोगे, थीटा पे निकाल के फिर वो अल्फा को थीटा का फंक्शन बनाओगे, फिर अल्फा को क्या लिखोगे, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। समझ आ रहा है? अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इस प्रकार लिखकर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ओमेगा निकल आ जाएगा, जो कि थोड़ा लेंदी मेथड होता है। इसीलिए इस प्रकार के सवालों में हम लोग ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करें इसको? तो देखो क्या यूज करूंगा मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। क्या कहता है वो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो किसके किसके कारण होगा? देखिए यहाँ पे हिंज फोर्स डेवलप हो रही है, पर इसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि जिस पर बल लग रहा है उसकी विस्थापन ही नहीं हो रही है, तो कार्य उसका जीरो हो गया। जिस पर फोर्स लग रहा है उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो वर्क डन जीरो हो गया। तो वर्क डन बाय हिंज फोर्स जीरो मैं नहीं लिखूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखेंगे। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, कितना लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। और क्या लग रहा है, अब लिखोगे वर्क डन बाय टॉर्क, अब टॉर्क भी लिखोगे, है ना, टॉर्क के कारण वर्क, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इक्वल्स टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये होगा। तो क्योंकि ये फिक्स एक्सिस है, एक्सिस फिक्स किया गया है, तो ट्रांसलेशन नहीं आएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो सिर्फ इन्हीं दोनों का वर्क इसके काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर होगा। तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L/2। अब देखिए इसके कारण टॉर्क और थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो टॉर्क कितना है 6 mg/L, ये टॉर्क है, क्योंकि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, इनटू हाँ टाउ, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, टाउ डॉट थीटा। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है, देख रहे हो, पूरे टाइम इसके परपेंडिकुलर रह रहा है, और इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो पूरे टाइम इसी तरह घुमा रहा है, इसलिए आप आराम से टॉर्क डॉट थीटा लिख सकते हो। थीटा कितना हुआ देखो, π/2, कितना है, π/2। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर फाइनल, और इनिशियल जीरो था, ये भी जीरो था, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या होगी, I क्या लिखोगे, हाफ ml² बाई क्या लिखेंगे, ये आपकी अक्ष है ना, एक्सिस ये है, तो वन ऑफ द एंड्स वाला लगाओगे, तो ml² बाई 3 हो गया इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो यहां से सॉल्व हो जाएगा काम आराम से, समझ में आया।
तो ये एक मेथड हो गया जिसमें हमने एनर्जी मेथड लगाया। अब वो एक क्वेश्चन बोल लेता हूं जो मैंने पहले भी लिया था, जहां मैंने टॉर्क मेथड से बताया था आपको, उसी को एनर्जी मेथड से पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली घिरनी ब्लॉक निकाय जो है उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार घिरनी ब्लॉक निकाय है। क्वेश्चन ये है कि जब ये एच हाइट नीचे जाता है, जब ये एच हाइट नीचे चला जाता है, उस समय बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी। ठीक है, ये बताना है। तो कैसे करें भैया? देखो, एक मेथड तो आपको पता ही है, टॉर्क वाला मेथड है ना। तो टॉर्क मेथड में नहीं करने वाला, अब मैं एनर्जी मेथड करूंगा। तो मैं दोनों को एज अ सिस्टम ले लेता हूं, दोनों को निकाय ले लेता हूं। उसके बाद देखता हूं इसमें कौन कौन से बल हैं, बल के टॉर्क कितने हैं और टॉर्क का कितना कार्य आ रहा है वो देखते हैं। तो देखिए, यहां पर एक बल टेंशन आ रहा है और इसमें भी टेंशन आ रहा है, ऐसे। ठीक है, लेकिन जब दोनों को सिस्टम ले लो तो ये इंटरनल हो जाएगा, तो इंटरनल फोर्स का टॉर्क ही नहीं डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद एक फोर्स इसमें लग रहा है mg का फोर्स लग रहा है, और इसका जो mg है वो लग तो रहा है पर विस्थापन ही नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे हिंज फोर्स भी आ रहे होंगे, है ना, RHRV। ठीक, तो इनके किसी बल के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा, टेंशन इंटरनल हो गया, तो बचा सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स। तो अब क्या लिखोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी, टेंशन का वर्क डन तो 0 है, इज इक्वल्स टू, और देखो उसका टॉर्क भी नहीं आ रहा, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी बात होगी? सिस्टम की होगी, पूरे सिस्टम की होगी, क्योंकि अब दोनों को एक सिस्टम लियो, दोनों को एक निकाय लियो। तो अब ग्रेविटी का कार्य केवल इस पे हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा, तो कार्य उसी दिशा में हो रही है, तो प्लस mgh। अच्छा, अब इसके लिए क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। ठीक है, दोनों का ब्लॉक और घिरनी दोनों लगाओगे, है ना। तो पुली प्लस ब्लॉक दोनों आएगा। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसका? इसका फाइनल। तो क्या लिखोगे? रोटेशनल आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मैं लिख दूं डायरेक्ट mr² बाई 2, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये फाइनल है। अब इसकी फाइनल क्या होगी? तो इसकी फाइनल होगी हाफ mv²। ठीक है, अब इनिशियल क्या था? दोनों ही 0 थे, क्योंकि इसको रेस्ट से छोड़ा गया था, u बराबर 0, तो ये भी नहीं घूम रहा था। सही है, तो अब ये घूमने लग गया ओमेगा से, जब ये इसकी v है। ठीक, तो ये ओमेगा मुझे नहीं पता और v भी नहीं पता, तो एक इक्वेशन और चाहिए, कहाँ से लाएं? ये समझ में आया क्या किया मैंने? ये आई है। ठीक है, तो रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों ले रहा हूँ और दोनों को एज ए सिस्टम ले रहा हूँ। तो इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, इसकी रोटेशन नहीं हो रही है। ट्रांसलेशन को ये टूट कर नीचे नहीं जा रहा, ये घूम रहा है और ये नीचे जा रहा है। ठीक, तो इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आई, इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आई, और इसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आई। ठीक है, तो वो मैंने लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, अब मैंने आपको उसी दिन बताया था, घिरनी ब्लॉक सिस्टम जो पढ़ाया था, कि यहाँ पे जो रस्सी है वो क्योंकि टाइट रह रहा है, तो जितना रस्सी ये खुलेगा ढीला होकर, उतना ही यहाँ से निकल के आएगा। तो इसका मतलब
v इक्वल्स टू ओमेगा आर हमेशा फॉलो होगा। सही है, तो आपको v निकालना है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, v बाई आर। तो ओमेगा की जगह लिख दोगे v बाई आर, यहाँ क्या लिखोगे v बाई आर, तो ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कट जाते हैं, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, आराम से वेलोसिटी आ जाएगा। अब आपको कोई टॉर्क नहीं निकालना, कोई अल्फा नहीं निकालना, अल्फा के बाद कोई ए नहीं लिखना, फिर ए के बाद √2ah करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करोगे, ग्रेविटी का वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर हो गया। या आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ वो काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ। ठीक, अब इस पे एक सेकंड क्वेश्चन मैं पूछ देता हूं कि बताइए वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन ऑन पुली क्या होगा, ये बताइए। तो पुली में कितना कार्य करता है टेंशन, इसको पता करने के लिए आप केवल घिरनी को निकाल लोगे और घिरनी में आप केवल टेंशन दिखाओगे, और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg, इधर लग रहा है ऐसे RH, इधर लग रहा है इधर RV। तो इन सभी का कार्य जीरो है, केवल टेंशन का कार्य होगा। तो अब आप लिखोगे वर्क डन बाय टेंशन, क्योंकि आपने इसको नहीं लिया, तो फिर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसमें नहीं आएगी, इसको ध्यान रखना। अब आपके लिए सिस्टम केवल यही हो चुका है, तो इसमें ओमेगा आ जाएगा बाद में। तो वर्क डन बाय टेंशन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली। अब केवल पुली आएगा क्योंकि आपने सिस्टम में केवल पुली लिया। तो टेंशन का वर्क डन क्या होगा, यही निकालना है। तो वर्क डन बाय टेंशन, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि ये फाइनल है, इनिशियल तो कुछ था ही नहीं। तो फाइनल में क्या लिखोगे, हाफ आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया वर्क डन बाय टेंशन। अब ओमेगा स्क्वायर कहाँ से लाओगे, यहाँ से लाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने v को फिर आपको v को रिप्लेस करना होगा ओमेगा के टर्म्स में। क्या लिखोगे, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, फिर ये पूरी इक्वेशन ओमेगा के टर्म्स में बन जाएगी। या फिर आपने इसमें पहले ही निकाल रखा है v, तो आप यहाँ पे ओमेगा लिखोगे v बाय आर। ठीक है, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। ये 3 हो गया। तो दूसरे वाले इक्वेशन से यहाँ डाल दो, क्योंकि पहले वाले से आपने v निकाल रखा है। आया समझ में? तो इसको सॉल्व करके आप कर सकते हैं आगे का काम। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप आराम से एनर्जी मेथड से काम आसान कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको एनर्जी का मेथड समझ में आ गया है कि कैसे मैं काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सारे थ्योरी को पहले डेवलप करके फिर एक बड़े किसी कंसेप्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग रोटेशन के बारे में सीखते हैं कि रोटेशन में क्या नई चीज़ आ गई जो हमने पहले के कुछ चैप्टरों में नहीं पढ़ा था। हमने फोर्स पढ़ रखा था, काइनेमेटिक्स पढ़ रखा था, लेकिन फिर यहाँ रोटेशन में उसको घूमते हुए घूर्णन गति में ये सारी चीज़ें कैसे लगेंगी वो हमने यहाँ पे नया सीखा। ठीक है, तो मैंने कोणीय संवेग का संरक्षण, उसके पहले बल आघूर्ण, और अब ऊर्जा के बारे में सब कुछ हमने जिक्र कर लिया है। ठीक, अब धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे। जैसे अब कोलिजन भी आएगा, है ना, एंगुलर तरीके से कोलिजन कैसे होगा, अभी लीनियर तरीके से कोलिजन हमने पढ़ा था। उसके बाद दोनों ही गति होगी। कौन सी दोनों गति होगी, ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा, है ना। तो कंबाइंड होगा तो कैसे देखेंगे, ये सारी बातें वहाँ पे आने वाली है। ठीक, चलिए नोट डाउन कीजिए। अब इसी एनर्जी मेथड और जो अल्फा वाला मेथड है, ये सारी चीज़ें मैंने कहा था कि अब इसको इस्तेमाल करेंगे कहीं पर। तो सबसे पहला जो ज़रूरत पड़ेगा वो ज़रूरत पड़ेगा हिंज रिएक्शन निकालने का। ठीक है, क्या निकालने का, हिंज रिएक्शन। अब ये हिंज रिएक्शन क्या होता है मैंने आपको बता रखा है पहले, कि जहाँ भी किसी वस्तु को आप कील से ऐसे फिक्स कर देते हैं
तो जैसे ऐसे फिक्स कर दिया आपने u इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये घूमेगा इसमें, इस अक्ष में अगर ये घूमता है तो घूमने के कारण इसमें इस जगह पे जहाँ पे आपने कील लगा रखा है उसमें बल पैदा होता है, जिसको कहते हैं हिंज रिएक्शन या फिर किलकित बल, है ना। कील के कारण वो बल पैदा हो रहा है। तो उसका मान आपको ज्ञात करना है, उसका जो परिमाण है वो ज्ञात करना है आपको, ठीक है। वो कितना होगा, अभी तक मैंने आपको बताया था कि होगा, पर वो कितना होगा अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है कि इसमें हमेशा मुझे पता नहीं है कि वो किधर आएगा, तो हमने दो घटक मान लिए थे, एक ऊपर की ओर और एक ऐसे, या तो इधर या इधर, किधर भी किसी भी दिशा में आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने किस तरह माना है कि अगर ये नीचे आए, ऊपर ना घूमता हुआ नीचे नीचे घूमे, ऐसे घूमे, ठीक है। तो ये नीचे आ रहा है तो बाहर की ओर जाना चाहेगा, क्योंकि वो घूम रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाह्य बल लगेगा एक केंद्र से बाहर की ओर, है ना। तो ये बाहर जाएगा तो उसको रोकने के लिए कील रोक रहा होगा, तो इधर एक बल लगा रहा होगा। उसके बाद ये नीचे जाना चाहेगा भार के कारण, तो उसके कारण एक बल ऊपर लग रहा होगा। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप सही तरीके से आप गैस भी कर सकते हैं कि किस दिशा में बल लग रहा होगा, नहीं तो आप खुद से अनुमान लगा लीजिए। उसके दो घटक होंगे और घटक का दोनों का परिमाण आपको लेना होगा। तो ये RV मान लीजिए और ये RH मान लीजिए। तो इसका परिमाण क्या होगा, R बराबर रूट के अंदर RV का स्क्वायर प्लस RH का स्क्वायर, ऐसे नहीं ये होगा। पर इसको निकालेंगे कैसे, देखिए जब ये घूर्णन गति करता है तो मैंने आपको बताया था कि इसका हर कण सर्कुलर मोशन में रहता है ना। ये सर्कुलर मोशन में ये गोल गोल घूमता रहेगा। तो सर्कुलर मोशन में होने के कारण आप इसमें सर्कुलर मोशन का जो कंसेप्ट है वो लगा सकते हैं। किस प्रकार, देखिए ध्यान से, एक कण को आप देखें तो इस प्रकार घूम रहा है ना, इस वृत्त में घूम रहा है। तो इस वृत्त में घूमने के कारण इस दिशा में एक त्वरण हो सकता है जिसको बोलेंगे टेंजेंशियल, स्पर्शीय त्वरण, और एक इस दिशा में होगा जिसको बोलेंगे केंद्र के तरफ, है ना। तो या त्रिज्या की तरफ, तो रेडियल बोल सकते हो उसको, या नॉर्मल बोल सकते हो उसको, नॉर्मल कोई भी एक मान सकते हो। तो नॉर्मल मान लीजिए n और ये t, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, जो केंद्र के तरफ बल होगा तो इधर लिखोगे नेट फोर्स कि किधर की तरफ, नॉर्मल के तरफ, इज इक्वल्स टू मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, उसको लिखोगे हमेशा ओमेगा स्क्वायर r। तो ये जिस ओमेगा से घूम रहा होगा, जिस ओमेगा से ये घूम रहा होगा ऐसे, वो ओमेगा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ओमेगा आप निकालेंगे कैसे, अगर सवाल में नहीं दिया है तो इसको आप ऊर्जा मेथड से निकालेंगे, एनर्जी मेथड से इसको ज्ञात करें, या ऊर्जा मेथड से ज्ञात करें, निकालें किसका मान, ओमेगा का मान, ठीक है। किससे ज्ञात करेंगे, ऊर्जा मेथड से, ठीक है। अब नेट फोर्स नॉर्मल की तरफ आ गया, इसको मान लीजिए, तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, RH निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। अब RV के लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो नेट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो आएगा उसको लिखोगे मास इंटू AT, और AT क्या होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो AT का मान लिखेंगे अल्फा R, ठीक है ना। कहाँ से दूरी R कहाँ से लेंगे आप, जहाँ पर ये ऐसे है, हिंज जहाँ पे किया हुआ है, तो जहाँ पे हिंज क्या रहेगा वहाँ से दूरी लेंगे इसको R, ठीक है। तो ये R होगा अल्फा R, और ये नॉर्मल होगा ओमेगा स्क्वायर R, ठीक। तो इसको आप क्या लिखेंगे, अल्फा को लिखेंगे, A को लिखेंगे अल्फा R, ये हो गया। और इससे आप क्या निकाल लेंगे, RV निकाल लेंगे,
ठीक है। अब अल्फा मान लीजिए सवाल में नहीं दिया है, तो वो कैसे निकालेंगे? बाय टॉर्क मेथड, ठीक है, ये टॉर्क मेथड से निकालेंगे, बल आघूर्ण के तरीके से निकालेंगे। अब बल आघूर्ण तरीका क्या होता है? ये वही नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, ये वाले मेथड से। और इसको कैसे निकालेंगे? ऊर्जा वाले मेथड से निकालेंगे। तो एक सवाल मैं करके दिखाता हूँ, इनफैक्ट एक नहीं 2 सवाल 3 सवाल कर सकते हैं इसमें। तो मैं एक करके दिखाता हूँ जिसमें ये जो भी मैंने लिखा है उसको इस्तेमाल करूँगा उसमें, ठीक है। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में वही है, एक रॉड है जो यहाँ पर लटका दिया गया है, ठीक है, और यहाँ से इसको छोड़ा जाता है। m मास का है, l लेंथ का रॉड है, इसको यहाँ से छोड़ रहे हो, ठीक। तो पहला सवाल है कि इसी पोजीशन पर, पोजीशन नंबर 1 पर आपको ज्ञात करना है कि बताइए यहाँ पे हिंज रिएक्शन कितना डेवलप हो रहा है। और दूसरा है पोजीशन जब ये यहाँ पहुँच जाएगा ऐसे इस जगह पर, इस समय बताना है कि यहाँ पर हिंज रिएक्शन कितना होगा। ये पोजीशन नंबर 2 है, ठीक है। तो 2 सवाल हैं यहाँ पे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले वाले पोजीशन के लिए आपको क्या करना है? नंबर 1 पे आपको क्या पता करना है? अल्फा पता करना है, अल्फा। तो अल्फा के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है? mg का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये ऊपर लग रहा था कुछ फोर्स, है ना, और इधर लग रहा था। ये हो गया आर वी, ये हो गया आर एच, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अल्फा निकाल रहा हूँ। तो अल्फा के लिए मुझे क्या चाहिए? हमेशा हिंज के अबाउट अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा के लिए मैं करूँगा तो इनका क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा टॉर्क, लेकिन इसकी टॉर्क रह जाएगी, बल आघूर्ण रह जाएगी mg की। तो mg की बल आघूर्ण क्या होगी? mg l/2 बराबर आई क्या हो जाएगा? ml²/3 इसके अबाउट इंटू अल्फा। तो यहाँ से ml कैंसिल हो गया, 3 चला गया ऊपर, तो 3g/2 l आ जाएगा नीचे, ये हो गया अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आपने निकाल लिया टॉर्क मेथड से। कैसे निकाला मैंने? नेट टॉर्क किसके अबाउट? हिंज के अबाउट इक्वल्स टू आई अबाउट हिंज इंटू अल्फा, ठीक है, ये आ गया अल्फा। अब आपको क्या निकालना है? अल्फा से आपको निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सर्कुलर में घूमेगा, तो क्योंकि इसको रिलीज किया गया, इसको जस्ट छोड़ रहे हैं, इसको जस्ट छोड़ा गया है, तो इसकी ओमेगा क्या हो गई? 0, इसकी ओमेगा 0 हो गई, ठीक है। अब ओमेगा 0 के लिए अब सुनो, सबसे पहला काम क्या करना है? ए नॉर्मल निकालना है। ए नॉर्मल क्या हो गया? 0, क्यों? क्योंकि ओमेगा 0 है। अच्छा, ए टी क्या होगा? अल्फा आर क्या होगा? यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना? l/2, तो अल्फा l/2, ठीक है, ये आ गया। अब आप इस दिशा में जो बल है वो देखेंगे, इस दिशा में बल, इस दिशा में कोई त्वरण ही नहीं है। ये नॉर्मल कितना हो गया? 0। मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पर, ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इस दिशा में ए नॉर्मल 0, इस दिशा में ए टी अल्फा l/2, ठीक है। तो यहाँ पे बल क्या क्या लग रहा है? एक मैंने ऐसे बना रखा था और यहाँ पर mg बना रखा था ऐसे, ठीक है। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या दिख रहा है आपको? मैंने इधर बना रखा है आर वी, इधर बना रखा है आर एच। तो क्योंकि ये 0 है तो इधर और कोई फोर्स है ही नहीं, तो सबसे पहले तो लिख दोगे आर एच हो गया 0, क्योंकि एक्सेलरेशन ही 0 है, तो फोर्सेस और कोई है ही नहीं, एक ही है, तो 0 हो गया, ठीक है। अब ऊपर के डायरेक्शन में क्या दिख रहा है आपको? ऊपर इसको पॉजिटिव लोगे तो mg माइनस आर वी इक्वल्स टू एम ए टी। ए टी की वैल्यू क्या है? अल्फा l/2, ठीक है।
तो एम जी माइनस आर वी। यहाँ से अल्फ़ा एल की वैल्यू क्या है 3g/2, उसका आधा क्या होगा बाई 4। तो देखो बाई 2 करोगे तो बाई 4 हो जाएगा ना, 3g/4, तो 3mg/4 ये हो गया mg। ठीक है, तो यहाँ से आर वी कैसे निकालोगे, तो mg माइनस 3/4 mg इज आर वी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/4 आ जाएगा, तो आर वी कितना आ गया 1/4, तो mg/4। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है हिंज रिएक्शन। तो हिंज रिएक्शन में आप क्या करते हैं, रूट अंडर आर वी का स्क्वायर प्लस आर एच का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, तो केवल आर वी आ गया, तो आर वी कितना आ गया mg/4 ये आ गया। तो ये आपका हिंज रिएक्शन है। ये किसके लिए है 1 के लिए। अब 2 के लिए निकालेंगे जब ये नीचे पहुंचेगा, तो जब वो नीचे पहुंचेगा तब उसमें ओमेगा होगी, ओमेगा 0 नहीं होगी। यहाँ ओमेगा 0 था, यहाँ ओमेगा 0 नहीं होगा, तो पहले ओमेगा निकाल लेते हैं कितना है, कॉपी कीजिए। भाई ये सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे ओमेगा निकालना होगा। कौन से मेथड से, एनर्जी मेथड से। तो एनर्जी मेथड से आपको यहाँ पे ओमेगा निकालिए, ओमेगा कितना है, तो देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से इसको क्या करो पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से कितना ऊपर है ये L/2 ऊपर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइंड ओमेगा, ओमेगा ज्ञात कीजिए है, ओमेगा का मान ज्ञात करें पहले। तो क्या करेंगे U1 प्लस K1 बराबर U2 प्लस K2। कैसे लगा सकते हैं, इसमें यहाँ पे जो भी बल है उसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा कार्य, क्योंकि उसकी विस्थापन नहीं हो रही है, तो इसीलिए आप इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है mg/L/2, गतिज ऊर्जा 0। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा 0 और यहाँ आते ही इसका क्या हो जाएगा हाफ I कितना है mL/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, हाफ I ओमेगा स्क्वायर ये लिखा। ठीक है, अब यहाँ से m और l गए, m और l गए, ठीक है, 2 और 2 भी गए। अब इसको 3 को भेज दो इधर, तो क्या आ जाएगा 3g/L बराबर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ही रहने देता हूँ मैं। अब निकालते हैं अल्फा। तो अल्फा के लिए ये ऐसे आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ओमेगा है। चलिए आपने माना है ऐसे इस प्रकार, इधर मान लिया है आर एच, इधर मान लिया है आर वी, और यहाँ पर क्या है एम जी, और कोई बल नहीं है इसमें, सही है। तो यहाँ पर ये वृत्तीय रेखा में सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति कर रहा है ये। तो सर्कुलर मोशन में एक नॉर्मल एक्सेलरेशन आता है और एक टेंजेंशियल आता है, ठीक है। तो देखिए अल्फा क्या होगा, अल्फा निकालना है आपको। तो इसके अबाउट जब आप निकालेंगे तो इसका भी टॉर्क 0, इसका भी 0, और अब इसका भी 0 हो गया, क्योंकि वो इसी दिशा में बल जा रहा है। तो नेट टॉर्क अबाउट हिंज इज 0, ठीक है। तो 0 है, इसीलिए अल्फा 0 हो गया। इस बार अल्फा 0 है, उसके पहले वाले में ओमेगा 0 था, तो इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं, AT 0 हो गया, ठीक। तो अल्फा का मान 0 होने के कारण AT 0 हो गया है। अब AT 0 हो गया, इसका मतलब इस दिशा में जो बल है, इस दिशा का बल वो 0 होगा। तो इस दिशा में केवल और केवल यही है RH, इसका मतलब RH का मान क्या हो गया 0। तो इसमें अल्फा 0 है, इसके पहले वाले सवाल में ओमेगा 0 था, ठीक है ना। अब देखो इस दिशा में क्या होगा, इस दिशा में A नॉर्मल निकाल लीजिए, वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R कितना है L/2। तो ओमेगा स्क्वायर L/2 क्या होगा, L को यहाँ भेज दो तो 3g/2 हो जाएगा, 3g/2।
2 हो गया नॉर्मल। अब इस दिशा में देखिए तो बल क्या दिख रहा है आपको, देखो इसको तुम पॉजिटिव मान लो तो ये पॉजिटिव हो गया, तो आर वी माइनस एम जी। मानना क्यों है, जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके दिशा में जो बल होता है उसको धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो त्वरण के दिशा में जो बल होता है उसको लेते हैं धनात्मक और उसके विपरीत दिशा में लेते हैं ऋणात्मक। तो इस डायरेक्शन वाला फोर्स प्लस है, ये माइनस है, और इधर एक्सेलरेशन क्या है, ए नॉर्मल। तो लिखोगे नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए नॉर्मल। ए नॉर्मल का मान कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर, आर का मान कितना है, L/2, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर एल का मान कितना हो गया, 3g, तो 3g/2 हो गया, तो 3g/2 इज आरवी। तो आरवी में mg को इधर भेज दीजिए, mg प्लस हो गया, तो 235/2 mg इतना हो गया आरवी। तो देखो mg से ज़्यादा बल लगा रहा है वो, तभी तो उसको रोक के रखा है, नहीं तो ये टूट के नीचे चला जाता। तो mg से ज़्यादा बल लगेगा ऊपर, कील में होना भी चाहिए। फील भी आ गया यहाँ से कि हाँ सही बात है मैथमेटिकली। तो देखो इस प्रकार कभी भी हिंज रिएक्शन निकाला पूछा जाए तो ऐसे आप करेंगे, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसमें कराता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, केवल मैं इक्वेशन लिख के छोड़ दूंगा, ठीक है। इससे प्रैक्टिस हो जाएगा, जो मैं आपको मेथड लिख के दिखाया था उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। आइए, ये सवाल है, इसमें एक छड़ी है जिसका द्रव्यमान 3 है, लंबाई 4 मीटर है। यहाँ से एक बल लग रहा है 37 डिग्री पर। काम आसान करने के लिए मैंने उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लिया है, 36 में, जैसे टेबल पे रखा हुआ है ऐसे, और ऐसे बल लग रहा है, मतलब mg का जो पार्ट है वो नहीं आएगा इसमें, और इसकी इस समय जो कोणीय वेग है वो दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हिंज रिएक्शन कितना है ये ज्ञात करना है। हिंज रिएक्शन कितना आ रहा है, हिंज बल बताइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसके 2 घटक ले लेंगे, तो इस दिशा में एक घटक और इस दिशा में एक घटक आ जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर क्या है, f cos थीटा, तो f cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, f sin थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इधर के डायरेक्शन में एक हिंज रिएक्शन आया और इधर के डायरेक्शन में आया, तो इसको मैं ले लेता हूँ R1, क्योंकि वर्टिकल है नहीं, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं। तो मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए हो गया एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये R1 है, ये R2 है, ये f sin 37 है, ये f cos 37 है, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा आ रहा है, ठीक, ऐसे है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपको हमेशा ओमेगा और अल्फा पता करना होता है। तो सबसे पहले मैं अल्फा निकाल लेता हूँ इसके अबाउट, ये मेरा अक्ष है, एक्सिस है। तो सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा किसके कारण आएगा, इन दोनों के कारण तो टॉर्क 0 हो गया, इसके कारण भी टॉर्क 0 हो गया, केवल इसके कारण आएगा। तो लिखोगे नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो नेट टॉर्क किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट, फिक्स एक्सिस है, फिक्स एक्सिस के अबाउट। तो फिक्स एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क आएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, f cos 37 ml²/3 अल्फा, ठीक। तो यहाँ से अल्फा का मान क्या लिखेंगे, देख लीजिए। अल्फा यहाँ से अच्छा, f cos थीटा के बाद इसको गुना भी तो करोगे यहाँ से, यहाँ की लंबाई से, तो इंटू l। तो यहाँ से l और l कैंसिल हो गए, तो क्या आ जाएगा, 3f cos 37 कितना होता है, cos 37 होता है 4/5, ठीक है। और यहाँ से m आके डिवाइड हो गया, m l, ये हो गया अल्फा। अल्फा निकाल लिया, ओमेगा दिया गया है, तो यहाँ से AT क्या होगा, AT होगा अल्फा इंटू L/2, अल्फा इंटू L/2। ये इसका सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है ना। तो इधर आ जाएगा AT और इधर आ जाएगा AN। तो AT की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, देखो इधर से
इधर फोर्स है इधर फोर्स है, तो दोनों ऊपर हैं और एक्सेलरेशन नीचे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, तो 80 इधर नहीं होगा फिर, क्योंकि देखो फोर्स इधर है तो अल्फा भी ऐसे आएगा ना, अल्फा भी इस तरह से ही आएगा अल्फा, क्योंकि इसी का टॉर्क आ रहा है। तो फिर 80 की वैल्यू भी ऐसे आएगी 80, ठीक है। और 80 की वैल्यू होगी कितनी, 80 की वैल्यू होगी अल्फा L/2। an कैसे लिखोगे, इधर की ओर। अब इक्वेशन लिख दो बस। देखो 80 के डायरेक्शन में ये है और ये है, तो दोनों को आपने प्लस मान लिया है, तो जो भी फाइनल आंसर होगा उसको आप लिख लेना। तो f cos 37 प्लस R1 इक्वल्स टू m 80, और 80 की वैल्यू हो गई अल्फा L/2, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन इस डायरेक्शन में लिखोगे, f sin 37 और ये R2 दोनों ही इसी डायरेक्शन में है और नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, तो इसको भी लिखोगे f sin 37 प्लस R2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर L/2। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया a नॉर्मल, ठीक है। बस इन दोनों से आपको सॉल्व क्या करना है बच्चों, सब कुछ पता है, f सब कुछ गिवन है। f का भी मान चलिए ले लेते हैं, कुछ सवाल में दिया रहेगा, मान लीजिए 10 न्यूटन, ठीक है। तो अब आपको R1 और R2 ज्ञात करना है, तो R नेट कैसे लिखोगे, रूट अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा हिंज रिएक्शन, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो हिंज रिएक्शन के लिए आपको अल्फा और ओमेगा चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। क्यों सर्कुलर मोशन में घूमता है, क्योंकि जब भी रोटेशन में कोई भी घूर्णन गति में रहता है तो वो वृत्तीय गति भी कर रहा होता है। और सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल, स्पर्शीय त्वरण और एक केंद्र की ओर, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गई कहानी हिंज रिएक्शन, ठीक है। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।